सरप्राइज। वेलकम। मैं शायद गलत रूम में आ गया। अरे रुको रुको, एकदम ठीक रूम में आए हो। ये कैसा रूम है? मुझे लगा था कि मुझे सुकून। फ्रेश और आज़ाद हवा से भरा रूम मिलेगा। हाँ, पर यहाँ तो और भी ज्यादा सफोकेशन है ना? तुमने सोचा जिस तरह तुम यहाँ आए हो, एक आलीशान घर होगा, आगे गार्डन होगा, पीछे स्विमिंग पूल होगा, है ना? संकेत, राइट? हेलो, आई एम रचित। आप सब कौन हैं? और ये केक, ये सब यहाँ भी मिलता है? हाँ, अब सब यहीं से शुरू होता है तो जाहिर सी बात है। वैसे तुम हमें नहीं जानते, पर हम सब तुम्हें जानते हैं। हम सब ने देखा कि तुम आने वाले, तो ये सब तुम्हारे वेलकम के लिए। खुशकिस्मत हो तुम। मेरे टाइम पे ना तो किसी को केक याद आया और ना कोई वेलकम। आपका वेलकम बनता भी नहीं था। क्यों? क्योंकि तुम्हारा यहाँ आना सही और मेरा नहीं। और ये बात कैसे करती हो तुम? अपने बड़ों से कैसे बात करते हैं, कैसे उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, किसी ने नहीं बताया तुम्हें? मालूम है मुझे, इसलिए उतनी ही रिस्पेक्ट दे रही हूँ जितनी वो डिजर्व करते थे। दी क्या अभी? सिर्फ पिलो ही और कुछ नहीं? इन रूम में आप पहली बार आए हो? पहली बार मतलब? मतलब कुछ ही दिनों में समझ में आ जाएगा कि जिस सुकून और कंफर्ट के लिए यहाँ आने का सोचा, वैसा कुछ नहीं है यहाँ। यहाँ आने के अलावा मुझे कुछ और समझ ही नहीं आया। अभी नहीं खुलेगा वो दरवाजा। आप सब आते ही उसकी जान खाने लग गए। 2 मिनट भी सेलिब्रेट नहीं करने दिया। हाँ हाँ, भाई जिस खुशी के लिए वो यहाँ आया है, इतना बड़ा काम करके आया है, वो सेलिब्रेट तो करने दो उसे। आप कौन सा दूध के धुले हो? पर नहीं, हम ताने मारना नहीं छोड़ेंगे। और तुम रिस्पेक्ट से बात करना नहीं सीखोगी। मुझे नहीं पता था यहाँ और भी ज्यादा घुटन है। पता है, बस वो चंद मिनट ही लगता है कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, वो भी शायद गुस्से गुस्से में। यानी आप सब भी मेरी तरह ही? हाँ, तुम जैसे ही हम सब हैं। हाँ, वो बात अलग है कि हम सब के रीजंस अलग अलग हैं। दी आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ डाउरी हाँ और हाँ, बताओ बताओ बेटा जी, और करो फिर से वही ड्रामा और ले लो सारी सिंपैथी। बड़ों को इम्पोर्टेंस तो वैसे भी नहीं दी जाती इस जनरेशन से। मैं यहाँ डाउरी और डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से। फैमिली ने पति परमेश्वर बोल के जिसके हवाले किया, वही जिंदगी का सबसे बड़ा राक्षस निकला। ससुर पैसों का भूखा था और बाप इज्जत का। समाज के नियम और शादी टूटने के डर से उस हरामी की सारी बातें मान ली, पर मुझ पे होते रोज के अत्याचार किसी को नहीं दिखे। बाप ने ये कह के पल्ला झाड़ लिया कि मेरा साथ तो सिर्फ शादी तक था। और ससुर ऐसा बाप निकला जिसके घर में खाना भी मांग के खाना पड़ता था। तो एक दिन नहीं हुआ बर्दाश्त, और इस रूम में और मैं एक एस्पिरेंट था। जॉब के लिए तलाश करते करते और उसके लिए प्रिपरेशन करते करते कुछ ज़्यादा ही समय निकल गया था। वैसे भी फैमिली को मेरी खुशी से ज़्यादा लोगों के बीच अपने स्टेटस और अपनी मनचाही जॉब से मतलब था, जो मैं उन्हें नहीं दे पा रहा था। इन्हीं सब के कारण प्रेशर बढ़ता गया और लास्टली मैं इतना सब कुछ, इतना सारा प्रेशर मैं हैंडल नहीं कर पाया। अभी मैं इस रूम में आ गया।
हमारी जनरेशन से कुछ हो तो पाता है नहीं। पूरे दिन मोबाइल पे सोशल मीडिया पे लगे रहते हो, और जब कुछ ना कर पाओ तो लगते हो फैमिली को कोसने। फैमिली का प्यार दिखाई नहीं देता। अरे रिस्पॉन्सिबल हो तुम लोग, हिम्मत नहीं है जीवन की मुश्किलों का सामना करने की। देखो देखो, कौन ज्ञान दे रहा है? आपको तो पता था ना, आपकी फैमिली, आपके बच्चे आपसे कितना प्यार करते हैं। फिर भी यहाँ आपकी फैमिली की तो कोई गलती नहीं थी। मेरी फैमिली के बारे में तुम कुछ नहीं जानती। बाय द वे, आप यहाँ क्यों? मैं रहने दो, ये नहीं बता पाएंगे। इनकी बेटी ने इनके अगेंस्ट जाके एक डिसीजन क्या लिया, इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट ने इन्हें यहाँ आने पे मजबूर कर दिया। दुनिया भरी पड़ी ऐसे लोगों से जिन्हें सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाई करना होता है। अपनी खुशी, अपना स्टेटस, चार लोग क्या कहेंगे, बस उनकी पड़ी होती है। कायर कहीं के। और तुम लोग क्या हो? तुम सब भी तो अपनी सिचुएशन से, अपनी मुसीबत से भागकर यहां आए हो। मैंने किया था सामना बहुत वक्त तक, और बहुत इंतजार भी किया कि अब सब ठीक होगा, अब सब ठीक होगा। आप जिस जिल्लत को एक बार महसूस करने पर यहां चले आए ना, उसे मैं रोज महसूस करती थी। और मैं मानती हूं मेरी गलती है, मैंने गलती की यहां आके, और कर भी रही हूं पछतावा। पर आपने क्या किया? आप अपने बच्चों को उस वक्त छोड़कर आ गए जब उन्हें आपके सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत थी। वी छोड़ो, कोई फायदा नहीं ऐसे लोगों को समझाने का। खुद को सही ठहराओ बस। सही नहीं ठहरा रहा मैं खुद को। मुझे भी रिग्रेट है अपने यहाँ आने का और अपने डिसीजन का, और मैं लड़ भी लेता अपने सिचुएशन से अगर मुझे फ्री लड़ने दिया जाता तो। लेकिन मेरे घर पे भी आप जैसा एक बाप था ना, जिसे सिर्फ और सिर्फ अपनी ही रेपुटेशन की पड़ी थी। और मैं फाइट करके भी क्या कर लेता। हो सकता है मेरी जगह वो यहां होते जैसे आप हो। मेरा डिसीजन सिर्फ मेरा नहीं था, उसमें प्रेशर थे कई सारे लोगों के। मेरी फैमिली को तो बहुत प्यार था मुझसे, पर उन्हें रुलाकर मैं यहाँ आ गई, वो भी उसके लिए जिसको मेरे जाने का दुख तक नहीं हुआ। हाँ तो महान हो बेटा जी। अरे अटेंशन सीकर होते हैं तुम्हारे जैसे लोग, कुछ समझ में तो आता है नहीं। चले हैं प्यार में जान देने। लोगों के इन्हीं तानों से परेशान हो गई थी मैं। अटेंशन सीकर नहीं हूँ मैं, प्यार सच्चा था मेरा। और सोशल मीडिया पे अपना रिलेशन इतना बड़ा चढ़ा दिया कि जब टूटा तो किसी को फेस करने के लायक ही नहीं रही। लोग मजाक उड़ाने लगे थे मेरा, नहीं सह पाई मैं वो सब। हाँ बेटा, तुम्हारा सोशल मीडिया पे मजाक उड़े तो तुम डिप्रेस हो जाते, और हम समाज को इंपॉर्टेंस दें तो हम तुम्हारी खुशियों के दुश्मन। लगता है पार्टी जोरों शोरों से चल रही है। Here comes our celebrity। शोरगुल सुना तो लगा था कि लड़का आ गया है, बस धीरे धीरे आने में टाइम लग गया। हाँ दादाजी, अभी आया बस। और आप सब लोग देखते रहे, समझाया नहीं इसको? हमने तो बहुत कोशिश की, बहुत चिल्लाया हमने मिरर के सामने खड़े होकर कि मत आ यहाँ, मत आ। लेकिन इसके दिमाग में इतना शोर चल रहा था कि ये सुन ही नहीं पाया। आप तो वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो ना? सही पहचाना। वैसे तुझे क्या प्रॉब्लम हो गई थी? मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया था, कुछ खुद से और कुछ पापा की हेल्प से उधार लिया था। पर स्टार्टअप डूब गया मेरा, और कर्जा कुछ ज़्यादा ही था। लोग घर तक आकर जलील करने लगे थे, इवन मेरी फैमिली को भी। वो सब सहना हद से पार हो गया था, तो चला आया यहाँ। और इस मुसीबत में उन्हें अकेला छोड़कर यहाँ चले आए। वाह बेटा। रमन बेटा, बच्चे कहाँ कोशिश करते हैं अपने पेरेंट्स को समझने की। सही कहा साहब। वैसे पता नहीं था आप भी यहाँ मिलेंगी। मैं फॉलो करता था आपको। जैसे तुम्हें नहीं पता। हाँ, न्यूज़ सुनी थी कुछ ट्रॉल को लेके। वो सब एक मेंटल रेप जैसा था।
ऐसा टॉर्चर जो किसी को दिख भी नहीं पाता और लोगों के लिए तो नॉर्मल है। हाँ, शब्दों और नजरों से टॉर्चर। सोशल मीडिया पर फिजिक और लुक्स को लेकर ट्रोल किया जाता रहा। लोग इन्फ्लुएंस होने या अप्रिसिएट करने के लिए फॉलो नहीं करते, बल्कि घटिया कमेंट्स और मजे लेने के लिए फॉलो करते हैं। सोशल मीडिया सक्स। उस एक वीडियो के बाद लोगों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। हर सोशल मीडिया पेज पर मेरा ही मजाक बनाया जा रहा था। लोग भूल जाते हैं कि किसी का एक कमेंट या कुछ कहा किसी को कितना इफेक्ट कर सकता है। उस मेंटल प्रेशर और डिप्रेशन से निकलना मुश्किल हो गया था मेरे लिए, तो बस इस रूम में। मेंटल प्रेशर मेंटल प्रेशर की सिर्फ बातें करते हैं लोग, उसे समझना कोई नहीं चाहता। तुम यहाँ आए भी तो उन लोगों की परवाह करके जिनको तुम जानती तक नहीं, जिनका तुम्हें नाम तक नहीं पता कि रियल है या फेक। तरस आता है मुझे इस जनरेशन पे। हम दोनों की गलती में कोई खास फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने सोसाइटी के प्रेशर से और मैंने सोशल मीडिया के। इनफैक्ट फर्क कुछ है ही नहीं, वही सेम लोग हैं दोनों जगह, बस नाम अलग हैं। रमन बेटा, खुद से कोई मजबूर नहीं होता। हर डिसीजन के पीछे कोई ना कोई प्रेशर होता है। मेरी बेटी ने जो किया वो मैं किसी को बता भी नहीं सकता। घर से निकलता था तो लोग आंखों ही आंखों में जलील करते थे, और जलालत से बड़ी कोई मौत नहीं होती। तुम्हारी जनरेशन सिर्फ अपने बारे में सोचती है, आई मी एंड माई सेल्फ। समाज की तो छोड़ो, माँ बाप तक की परवाह नहीं करते। 18 साल 20 साल माँ बाप का इस्तेमाल करो और फिर निकल जाओ अपने रास्ते। मैं मानता हूं कुछ माँ बाप ज्यादती करते हैं अपने बच्चों के साथ, मगर सब माँ बाप गलत नहीं होते। लेकिन तुम्हारी जनरेशन को यह बात कभी समझ नहीं आएगी। अब उसे पता चलेगा कि बाप की कीमत क्या होती है। अच्छा हुआ जो मैं यहां आ गया। अच्छा हुआ जो मैं यहां आ गया। अच्छा हुआ। आपकी फैमिली को आपकी जरूरत थी। काश मेरी फैमिली भी समझ पाए कि किसी और के प्रेशर में आके अपने बच्चे को खोना कैसा होता। हमारे बच्चे हमसे बहुत प्यार करते हैं रमन बेटा, लेकिन बच्चों को तब बुरा लगता है जब हम उनकी खुशी से ज्यादा बाकी लोगों को खुश करना चाहते हैं। दुख तो मुझे भी है कि मेरे बच्चों ने मेरा ध्यान ही रखना बंद कर दिया था और अकेले मुझसे लड़ा नहीं जा रहा था। मेरी बीमारी ऐसी थी जो मुझे भीतर से खा चुकी थी। दूसरों पर डिपेंड रहने लगा था, खुद भी परेशान रहता था और बच्चों को भी परेशान करता था। पर बच्चे मुझे आखिर कब तक झेलते। और एक दिन आपकी हालत चाहे कैसी हो और आप कितने ही बीमार क्यों ना हो, आपके बच्चों को आपको ऐसे अकेले वृद्धाश्रम नहीं छोड़ना चाहिए था। बेटा, मैं उनसे बहुत प्यार करता था और अपनी जिंदगी का हर पल उनके साथ जीना चाहता था, पर
आप सब लोग कब से इस घुटन भरे रूम्स में हैं? जब से हमने अपनी घुटन खुद चुनी है। अभी तक किसी को वापस जन्म नहीं मिला। नहीं, जन्म देने वालों का मानना है कि हम जैसे लोग जो गिव अप कर देते हैं उनको लाइफ की इम्पोर्टेंस नहीं पता। रीज़न चाहे जो भी हो, इनका मानना है कि हमारे जैसे लोग दुनिया में वापस जाके एक गलत एग्जाम्पल सेट करते हैं। और इसीलिए ऐसे रूम्स भी दिए जाते हैं जिसमें हमें हमेशा घुटन होती रहे और लाइफ की इंपॉर्टेंस समझ में आए। बाकी जो नेचुरल डेथ से आते हैं उन्हें तो अच्छे रूम्स मिलते हैं। हर कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रॉब्लम से फाइट कर रहा होता है। लाइफ कभी किसी की आसान नहीं होती और लाइफ इजी होती भी नहीं। इजी होती है तो बस मौत। शायद इसलिए लाइफ को पाने में 9 महीने लग जाते हैं और गंवाने में 9 मिनट भी नहीं लगते। यहाँ आके भी कोई रिलीफ नहीं मिला। अपने परिवार वालों के लिए उनका ही घर इन रूम से भी बदतर बना दिया हमने। और जिनके डर से, जिनके बारे में सोच कर यहाँ आए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे यहाँ आने से। वो तो मस्त जी रहे हैं अपनी जिंदगी। पूरी लाइफ बची थी हमारे सामने, सब कुछ था, और ये सब छोड़कर हम यहाँ पर आ गए। अब वापस जन्म कब मिलेगा? जब हमारी नेचुरल डेथ वाली एज पूरी हो जाएगी तब। मतलब कि जब तुम्हारी वो वाली एज पूरी हो जाएगी जिसमें तुम नेचुरली मरने वाले थे। वो लाइफ वाला दरवाजा तभी ओपन होगा जब हम में से किसी की वो वाली एज पूरी हो जाएगी। मतलब तब तक इसी रूम की घुटन में रहना पड़ेगा। हाँ, और यही तो सबसे बड़ा रिग्रेट है कि यहाँ इंतजार कर करके टाइम काटने से अच्छा शायद हम नीचे ही स्ट्रगल कर लेते। थोड़ा टाइम लगता और काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती, लेकिन टाइम के साथ साथ ज़िंदगी वापस पटरी पर आ जाती। वैसे संकेत, तुम्हें आए 1 घंटा हो गया शायद। हाँ शायद, पर क्यों? नहीं जानते, इंडिया में हर घंटे कोई ना कोई सुसाइड करता है। हाँ, देखो हमारी तरह कोई और यहाँ पर ना आए। हाँ प्लीज़।